हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज मैं 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले एपिसोड का चौथा वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जा रहा है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है वो? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? क्योंकि हिमालय के निर्माण से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता किस सिद्धांत को दिया गया है? तो वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हैरी हैस के द्वारा। ये नाम भी कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया है? तो हैरी हैस के द्वारा दिया गया था। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, या फिर आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, या फिर महान हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय को कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से हैं वो? तो एक मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, एक महान हिमालय जिसे हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, एक शिवालिक। ठीक है, इन 3 श्रेणियों में हिमालय को विभाजित किया गया था। नदियों के आधार पर हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है नदियों के आधार पर? 304 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। ये किस नदियों के बीच स्थित है? कौन कौन सी नदियों के? तो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है, जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अर्थात नदियों के आधार पर 4 श्रेणियों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था सिडनी बुर्राड के द्वारा। ये नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किसके द्वारा किया गया था? सिडनी बुर्राड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आइए कुछ और बांध को भी देख लेते हैं। बगलियार बांध, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ब्यास नदी पर पोंग बांध, रावी नदी पर थीन बांध। ठीक है, थीन बांध, रावी नदी पर पोंग बांध, ब्यास नदी पर, सलाल, दुलहस्ती, बगलियार, चिनाब नदी पर। ठीक है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का एकमात्र झील है जो क्रेटर निर्मित या फिर उल्कापिंड द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रेटर निर्मित एकमात्र झील भारत में कहाँ स्थित है या फिर इसका नाम क्या है। तो अगर इसका नाम पूछा जाएगा आपसे तो लोनार झील हो जाएगा, और स्थान पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा लवणता युक्त झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। कुछ और झील की बात हम करें तो लैगून निर्मित झील में कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर कुल लंबाई। अगर वही गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी। कौन सी नदी है विश्व की सबसे लंबी? नील हो जाएगी। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी या फिर सबसे चौड़ी नदी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो विश्व की सबसे लंबी सबसे लंबी तो नील हो जाएगी, लेकिन सबसे चौड़ी या फिर सबसे बड़ी विश्व की अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। जाड़े के दिन में तमिलनाडु में वर्षा होने का रीजन क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। इसी को कहा जाता है, अगर ऑप्शन में आपको उत्तर पूर्वी मानसून नहीं दिया रहा है तो फिर लौटती हुई मानसून भी दे दिया जाएगा, क्योंकि लौटती हुई मानसून भी इसी को कहा जाता है। लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी के मौसम में। इसी को प्रवर्ती मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में उत्तर पूर्वी मानसून दे सकता है, लौटती हुई मानसून दे सकता है, या फिर प्रवर्ती मानसून भी दे सकता है। तीनों एक ही को कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? भारत में क्या विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में तो होती है। विश्व में भी अगर सबसे अधिक वर्षा आपसे पूछा जाए तो मार्शिन राम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्शिन राम ही हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है मार्शिन राम? तो ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। इससे पहले चेरापूंजी में वर्षा होती थी। चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित था और मार्शिन राम भी मेघालय में ही स्थित है। मेघालय में 3 चोटियाँ हैं जो कि बहुत ही फेमस है। कौन कौन सी? तो गारो, खासी, जयंतिया। ये चोटियाँ से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आया है कि गारो, खासी, जयंतिया चोटी कहाँ स्थित है? तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ स्थित है? तो ये पहाड़ी स्थित है मेघालय में। ठीक है, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित है गदर आंदोलन से। किससे संबंधित है? गदर आंदोलन से अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी गदर का? तो गदर का स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अमेरिका में। कब हुई थी गदर आंदोलन की स्थापना? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1913 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? अगर गदर आंदोलन का अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो ये इसका अध्यक्ष था भाखना। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। लेकिन इसकी स्थापना अगर बोला जाए तो इसका स्थापना किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो किस स्थान पर थे ये? तो ये थे तक्षशिला, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। वर्तमान कहाँ स्थित है तक्षशिला? तो तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला में। कौटिल्य के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुस्तक लिखा गया था। किस नाम से लिखा गया था? अर्थशास्त्र। किस नाम से लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र के नाम से लिखा गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अर्थशास्त्र देखिए नाम सुन के तो लग रहा है ये इकोनॉमी से संबंधित होगा, लेकिन ये इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये बुक किस विषय पर आधारित है। तो ये राजनीतिक शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का नाम था विष्णुगुप्त। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करें जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में कुल अधिकरण कितने हैं? तो अधिकरण बोलेगा तो 15 हो जाएगा। वहीं प्रकरण बोलेगा तो प्रकरण था अर्थशास्त्र में 180। लेकिन अगर श्लोक की बात किया जाए कि इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो श्लोकों की संख्या 1000 है। अधिकरण कितने हैं? तो अधिकरण 15। प्रकरण कितने हैं? तो प्रकरण 180। और श्लोक कितने हैं? तो श्लोक है 1000। किसमें? अर्थशास्त्र पुस्तक में। अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना किससे की गई है? तो ये की गई है मैकियावेली द्वारा लिखा गया द प्रिंस नाम की एक पुस्तक था जो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था, उसी से चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। तो मैकियावेली कौन थे? ये एक यूरोपीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, आई होप आप लोग ने इसे समझ लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसे आश्चर्य लौह स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि सोचिए वर्षों पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा है, जबकि 100-200 साल पहले निर्माण हुआ है हावड़ा पुल का, उसमें भी जंग लगना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद उससे पहले भी कई ज़्यादा निर्माण हो चुका है, लेकिन सब में जंग लगना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये वर्षों पहले लगाया गया था। 3री, 4ठी, 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था लौह स्तंभ का, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा गया है। तो ये कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के महरौली में। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिखा रहेगा तो भी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा रहेगा तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीचर में आ चुका क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, दक्षिणा पथ कहाँ कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। विंध्याचल श्रेणी को भारत का जल विभाजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विंध्याचल श्रेणी को? तो भारत का जल विभाजक भी कहा जाता है। वहीं सह्याद्री या पश्चिमी घाट की हम बात करें तो सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता था? हिमाद्री के नाम से ग्रेट हिमालय को जाना जाता था, लेकिन सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है, जबकि भारत का जल विभाजक विंध्याचल श्रेणी को कहा जाता है। वहीं आपसे पश्चिमी घाट के ये हो गया। और अरावली को क्या कहा जाता है? तो अरावली को पश्चिम भारत का जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी को पश्चिम भारत का जल विभाजक कहा जाता है। और सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल भी अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। हालांकि इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी है, लेकिन मेनली ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे? तो इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो इब्न बतूता रहने वाला था मोरक्को का। कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। किसके साथ कब आया था? ये आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, लेकिन कब आया था? तो ये आया था 1333 में। और इतने ये विद्वान आदमी था कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में, कब? 1342 में चीन में दूत मंडल का नेतृत्व करते हुए भेजा था। आपको बोला जाएगा राजदूत के रूप में। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो राजदूत बना के इब्न बतूता को ही भेजा था। और इसे ही दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। काजी किसको कहा जाता है? तो काजी एक धर्मगुरु को कहा जाता है, उसे भी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ठीक है, तो 1342 में इसको चीन राजदूत के रूप में भेजा था और इसी को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। और ये भारत कब आया था? तो भारत आया था 1333 में। और किस देश का निवासी था इब्न बतूता? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था। पुस्तक का क्या नाम था? ये पुस्तक भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। इसका नाम था रेहला। क्या नाम था? तो रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो रेहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारित दूत बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी किसे जाना जाता है? इसे भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? या भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत के क्रांतिकारी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का जनक तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का जनक कहा जाता है। वहीं भारतीय क्रांतिकारी के माता के नाम से किसे जाना जाता है? पिता के नाम से तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, लेकिन माता के नाम से तो वो मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो क्या घोषित किया गया था? नाइब घोषित किया गया था, नाइब या फिर ऊप। ठीक है, क्या घोषित किया गया था? नाइब या ऊप। 1857 की क्रांति का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 29 मार्च से ही हो गया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 में। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। क्योंकि वो क्या बोला था आपका कारतूस लगा राइफल जो था उसके उपयोग करने से इन्होंने मना कर दिया था, तभी से
स्टार्ट हो गया था। तो मंगल पांडे कैमी रेजिमेंट के कमांडर थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट के कमांडर थे। कैमे 34वीं रेजिमेंट के कमांडर थे। और इनके द्वारा इनकार करने के बाद किसकी, 2 ब्रिटिश अधिकारी के इन्होंने हत्या भी कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? तो वो थे जनरल ह्यूडसन एंड जनरल बाग। इन दोनों अधिकारियों की हत्या मंगल पांडे के द्वारा कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। कब फांसी दे दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई थी? किस तिथि को किया गया था? 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग उस टाइम भारत के वाइसराय थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ के सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में सुनाया गया था। और इलाहाबाद ही एकमात्र स्थान है जिसको एक दिन के लिए ब्रिटिश ने अपनी राजधानी भी बनाई थी। कहाँ बनाई थी राजधानी? इलाहाबाद को एक दिन का राजधानी बनाया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो ब्रिटिश, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को तो बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और एशियन सेन के द्वारा भी इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। और अशोक मेहता के द्वारा भी कहा गया था, लेकिन सर्वप्रथम बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? डिज़रायली के द्वारा। और न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न तो प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है, यह तो निजी स्वार्थों के लिए लड़ा गया एक विद्रोह है। किसके द्वारा कहा गया था? यह ऐसी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ऐसा स्टेटमेंट आर.सी. मजूमदार के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए मैं यहीं अपनी क्वेश्चन को विराम देते हुए अगले एपिसोड में मैं आगे ये क्वेश्चन को करवाऊँगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एनालिसिस करते करते टाइम कब गुजर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगेन थैंक यू सो मच। मैं कल दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड हैप्पी होली।